हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। तो साथियों, हमने शुरुआत की है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की, और जिसमें अभी तक हमने जाना कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की वास्तविक शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु युग से पहले भी गद्य साहित्य लिखा गया, जिसे प्रारंभिक गद्य साहित्य कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से प्रारंभिक गद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। राजस्थानी भाषा का गद्य, मैथिली भाषा का गद्य, ब्रज भाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य, जिसमें से राजस्थानी भाषा का गद्य हम पढ़ चुके हैं, मैथिली भाषा का गद्य हम पढ़ चुके हैं, और आज बारी है ब्रज भाषा का जो प्रारंभिक गद्य साहित्य वो पढ़ने की। यदि आपने अभी तक पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो वो लेसन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको। प्ले स्टोर से भी आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपको सटीक तरीके से दी गई है, और हमारा वादा है कि पूरे YouTube पर आपको इतनी सटीक तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो हमारी भी आपसे एक अपेक्षा है कि हमारा हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लगातार लेकर आते रहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के अपने लेसन की। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तथ्य रहने वाले हैं। परीक्षा में बहुत अच्छे सटीक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर बात मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो देखो, सबसे पहले एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि जो ब्रज भाषा गद्य है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे, ये सारी बात बताता हूं। देखो, तो पहला प्रश्न क्या है, ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग, ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है। इस बिंदु पर ध्यान देना है आपको। ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो ध्यान रखना, संवत कितना है, विक्रमी संवत ये 1400, ठीक है ना। विक्रमी संवत की बात करें तो 1400। अब इसको अगर हम ईस्वी में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 57 ईयर्स का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब 57 वर्ष इसमें से हम कम कर देंगे, यानी कि 1343 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो ब्रज भाषा गद्य का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, तो ये संवत 1400, और अगर ईस्वी की बात करें तो ये 1343 ईस्वी के आसपास इसका प्रयोग किया गया। और ये प्रयोग है, ये किसके द्वारा किया गया ये ध्यान रखना। तो कहा जाता है कि जो गोरखपंथी, कौन, गोरखपंथी जो योगी हैं, गोरखपंथी योगियों के द्वारा, ओके, गोरखपंथी योगियों के द्वारा। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे गोरखनाथ है, उनका गोरखसार जो ग्रंथ है, ठीक है ना, तो शुरुआत मानी जाती है। तो कुल मिला के देखो, एक प्रश्न हमारे सामने जो था, ब्रज भाषा गद्य का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, तो संवत 1400 के आसपास, यानी कि 1343 ईस्वी के आसपास इसका प्रयोग किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो जो गोरखपंथी योगी हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। और ऐसा मानने वाले कौन हैं, तो ये मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल। कौन मानने वाले हैं, आचार्य शुक्ल। तो ये जो बात मानी है, ये बात किसने मानी है, तो ये बात मानी है आचार्य शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना। तो आचार्य शुक्ल ने ये बात मानी है। ये लो सब, तो यहां पर हमारी एक बिंदु जो बेसिक क्लियर हो जाता है कि ब्रज भाषा गद्य साहित्य की शुरुआत कहां से होती है, एक, ठीक है। तो ये शुक्ल के अनुसार ये मत है। चलिए, इसके बाद में दूसरे बिंदु पे आ जाइए साहब। देखो, एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र। क्या नाम है, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र। ये डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र क्या मानते हैं, इनका मानना है कि जो एक ग्रंथ है जिसका नाम आप सभी ने सुनी रखा है, कौन सा,
पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ये जो मूल ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो के अंदर एक शीर्षक है वचनिका। क्या नाम है? वचनिका। ठीक है, वचनिका शीर्षक ऐसे लिख दिया मैंने। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर वचनिका शीर्षक नाम से जो लेख है, कहा जाता है इनके अनुसार, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र के अनुसार, कि ब्रजभाषा गद्य का जो प्राचीनतम रूप देखने को मिलता है वो इस वचनिका शीर्षक के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो वचनिका के अंदर क्या? ब्रजभाषा गद्य का जो प्राचीनतम रूप, ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप। ठीक है ना? तो ब्रजभाषा गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो वचनिका शीर्षक है उसमें देखने को मिलता है। ये मानना किसका है? डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र का ये मानना है। तो यहां देखो हमारे दो बिंदु हैं जो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। आपको पता लग गया कि ब्रजभाषा गद्य है उसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे कैसे माना जाता है। तो ये दो मत अपने को ध्यान रखने हैं। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब देखो, अब ब्रजभाषा का जो गद्य रहा उसको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है ना? प्रारंभिक गद्य साहित्य कितना? 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। तो मैं आपको यहां पर श्रेणियां बताता हूं कि कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं जिसमें प्रारंभिक ब्रजभाषा गद्य को विभाजित कर दिया जाता है। तो देखो, सुविधा की दृष्टि से हम जब पढ़ते हैं तो एक तो ऐसे हैं जो मौलिक ग्रंथ हैं, ब्रजभाषा में लिखे गए हैं, ब्रजभाषा गद्य में। ठीक है, मौलिक ग्रंथ है एक बात। दूसरे ऐसे ग्रंथ हैं जो टीकाओं के रूप में लिखे गए हैं, टीकाएं लिखी गई है ना। तो मौलिक ग्रंथ हो गए, दूसरे टीकाओं के रूप में रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो दूसरा रूप ये हो गया। इसके बाद में तीसरे रूप की बात करें तो ये हैं किस तरह के? अनुदित ग्रंथ। कैसे? अनुदित। अनुदित का मतलब है ये पहले किसी दूसरी भाषा में है और फिर उस भाषा से ये ब्रजभाषा गद्य में कन्वर्ट किए गए, यानी उनका अनुवाद किया गया है। ठीक है ना? तो ट्रांसलेट करके ऐसे बनाए। तो इस तरीके से 3 श्रेणियां हो गई। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हुई? एक मौलिक ग्रंथ की आती है, दूसरी टीकाओं के रूप में रचित ग्रंथ और एक अनुदित ग्रंथ। ठीक है ना? तो अब हम इन 3 श्रेणियों में इनको बांट करके, किसको? ब्रजभाषा गद्य को। तो 3 श्रेणियों में जैसे हम बांटेंगे हमारा लेसन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभ्यास जरूर करते रहना है क्योंकि हर चीज अभ्यास से संभव हो पाती है। आपको पता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, कहा गया है, सब जानते हैं। तो अगर व्यक्ति को सिद्धहस्त बनना है तो अभ्यास, प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो आप इनको आराम से पढ़ते रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है और अभ्यास नियमित करते रहिए जिससे कि आपको ये सारी चीजें हैं वो क्लियर होती चलें। ठीक है? और अगर आप मान लो अभ्यास के रूप में आपको टेस्ट सीरीज के रूप में भी देना है तो आप फ्री टेस्ट सीरीज, कोई चार्ज नहीं है, फ्री टेस्ट सीरीज है, वो वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है अपनी। तो आप प्ले स्टोर से वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेली फ्री टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? और एक परफेक्ट कोर्स भी ज्वाइन करना चाहें तो वो परफेक्ट ऑनलाइन कोर्स है जो भारत में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे विश्वसनीय है, वो भी वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। ठीक है ना? तो आप अगर चाहें तो ऐप पर भी आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी करनी है परफेक्ट तरीके से, तो अभ्यास करते रहिए। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके यहां पर समझाते हुए चलता हूं।
मौलिक ग्रंथ कौन से हैं, टीका के रूप में रचित ग्रंथ कौन से हैं और अनुदित ग्रंथ कौन से हैं। तो बताओ ये मामला यहां तक का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि ब्रज भाषा में रचित मौलिक ग्रंथ कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक ग्रंथों की, ठीक है। मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रश्न सीधा सीधा ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम से आएगा कि उसके रचनाकार कौन कौन हैं, ठीक है। तो मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो उसमें एक एक ग्रंथ की हम बात करते हुए चलते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। सबसे पहले एक रचनाकार रहे जिनका नाम है गोरखनाथ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रज भाषा का प्रारंभिक गद्य साहित्य है, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी शुरुआत किसने की थी? गोरखपंथी। किसने की थी? गोरखपंथी योगियों ने की थी। तो गोरखनाथ की ही बात करते हैं। तो गोरखनाथ है, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कौन सा? गोरखसार। कौन सा है? गोरखसार, जो किसमें? ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया है, ठीक है ना। तो हम ब्रज भाषा गद्य की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो गोरखनाथ का कौन सा? गोरखसार है, ये आपको याद रखना है। शुरुआत मानते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। एक ग्रंथ ये हो गया, तो इजी वे में याद हो जाएगा गोरखनाथ से, तो गोरखपंथी साधु, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा गो से ही देखो एक आते हैं गोस्वामी, जिनका नाम है विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ, ठीक है। गोस्वामी विठलनाथ हैं। इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं जो ब्रज भाषा गद्य में लिखे गए हैं? तो ध्यान रखना साहब, इनके 3 ग्रंथ विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 श्रृंगार रस मंडन। कौन सा है? श्रृंगार रस मंडन। दूसरा ग्रंथ यमुनाष्टक। कौन सा है? यमुनाष्टक। और तीसरा ग्रंथ नवरत्न सटीक। नवरत्न सटीक, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 ग्रंथ हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। किसके हैं ये? गोस्वामी विठलनाथ के हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस मंडन, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक। इनको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि विठलनाथ ने श्रृंगार किया यमुना के तट पर नवरत्नों से। विठलनाथ ने श्रृंगार किया यमुना के तट पर नवरत्नों से। क्लियर हो गया ना? तो विठलनाथ ने श्रृंगार किया यमुना के तट पर नवरत्नों से। तो इस तरीके से याद रख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो बताओ 2 क्लियर हो चुके हैं। तीसरे की ओर चलते हैं, देखो ध्यान दो। तीसरा नाम भी गो से ही आता है और वो है क्या? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ कौन है? विठलनाथ के ही पुत्र हैं। कौन है? गोकुलनाथ। और इनका तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, और वो क्या है? 84, याद आ गया होगा, वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, ये ग्रंथ है साहब, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अब 84 वैष्णवन की जो वार्ता है, तो यहां से एक प्रश्न और बनता है कि इसमें जो 84 वैष्णव भगत हैं, कहने का मतलब 84 वैष्णव भक्त हैं, उनका जो वर्णन है वो किया गया है इसमें। तो ये 84 वैष्णव जो हैं वो किसके शिष्य थे? 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, तो ध्यान रखना। ये 84 शिष्य थे, ये किसके थे? वल्लभाचार्य। किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य, ध्यान रखना। ओके, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कितने? 84, जिन पर है ये 84 वैष्णवन की वार्ता। तो याद रह जाएगा, और आपको हो सकता है कि पहले से भी क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए, पहले भी क्लियर होगी। ओके, तो प्रारंभिक स्रोतों में गिना जाता है इनको वैसे। तो गोकुलनाथ का 84 वैष्णवन की वार्ता एक हो गई।
एक वार्ता और है, और वो कौन सी है साहब? वो है 252। कितने? 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, कितने? 252। अब ये 252 वैष्णवन की वार्ता है, ये किस पर? विट्ठलनाथ के 252 शिष्य हैं इसमें, ये ध्यान रखना। किसके? विट्ठलनाथ के, यानी इनके पिताजी के। ओके, तो किसके? विट्ठलनाथ के शिष्य हैं इसमें। ठीक है, विट्ठलनाथ के शिष्य ये लो साहब। तो इस तरीके से देखो हमें पता चला कि गोकुलनाथ हैं, उन गोकुलनाथ की दो रचनाएं ध्यान रखनी है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, जो ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा गद्य की। तो भाषा पूछ ली जाए तो भी आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो चलिए, यहां तक के लिए गोरखनाथ की बात हुई, विट्ठलनाथ की बात हुई, गोकुलनाथ की बात हुई। नंबर 4 गो पे ही एक और आते हैं, और वो हैं गोस्वामी हरि राय। गोस्वामी हरि राय, ये नाम ध्यान रखना। अब देखो इनका क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर। 84 वैष्णवन की वार्ता है, लेकिन इन्होंने इसका थोड़ा सा रूप बदला है। क्या? श्री आचार्य महाप्रभु। ठीक है, श्री आचार्य महाप्रभु के 84 वैष्णवन की वार्ता। अब देखो प्रश्न यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो उसको आपको ढंग से समझना है। क्या? कि अगर केवल इतना पूछा जाता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों पे लिखी है और गोकुलनाथ की है। कहने का मतलब ये दोनों गोकुलनाथ की हैं। लेकिन यहां पर क्या जोड़ दिया? श्री आचार्य महाप्रभु। तो आचार्य महाप्रभु तो हरि है, ऐसे ध्यान रख लेना। आचार्य महाप्रभु के 84 वैष्णवन की वार्ता ये पूछा जाए तो ये हरि राय की है। गोस्वामी कौन? हरि राय। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, और इसमें जो डिफरेंस है श्री आचार्य महाप्रभु, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नहीं तो गड़बड़ कर बैठोगे। तो एक बार थोड़ा अभ्यास, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभ्यास करेंगे, सब कुछ संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट दूसरी रचना है, वो भी इसी आधार पर है। श्री आचार्य महाप्रभु, श्री आचार्य महाप्रभु। तो आचार्य महाप्रभु से इनको विशेष लगाव रहा। तो महाप्रभु कौन है? हरि है महाप्रभु, ऐसे ध्यान रख लेना। तो हरि महाप्रभु, तो ये सब दिखते ही आपको हरि राय टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना? कि 12 कितना? 12 निज यात्रा। ठीक है ना? तो उनकी निजी यात्रा है, निजी यात्रा। तो श्री आचार्य महाप्रभु की 12 निज यात्रा, तो ये रही साहब इनकी एक। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभी तक मैंने आपको कितने? 4 बताए हैं। उम्मीद है ये चारों क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। एक बार जरा रिपीट कीजिए, क्योंकि अभ्यास से ही ये संभव हो पाएगा। तो एक बार जरा अभ्यास करो मेरे साथ। सबसे पहले गोरखनाथ, जिनकी रचना का नाम गोरखसार है। सीधे सीधे प्रश्न रचनाओं से ही आएंगे यहाँ पर, तो इनको हमें समझना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ओके, बताइए कौन सा? गोरखनाथ का गोरखसार हो गया। दूसरा विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने क्या श्रृंगार किया यमुना तट पर नवरत्नों से, तो वो ऐसे याद हो गए, श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाओ गोकुलनाथ, क्योंकि ये विट्ठलनाथ के बेटे हैं। गोकुलनाथ की 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं,
84 वैष्णवन की वार्ता और एक 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता है जिसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है, तो 252 वैष्णवन की वार्ता है जिसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद में हरि राय की बात करें तो हरि राय ने महाप्रभु नाम जोड़ दिया, तो श्री आचार्य महाप्रभु के 84 वैष्णवन की वार्ता एक तो ये हो गई और एक 12 निज यात्रा हो गई उनकी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्लियर है। तो 4 हमारे ये क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट 5वीं रचना है, चलिए वो देखते हैं आगे। देखो 4 हो गई थी, तो 5वीं रचना की यदि हम बात करें तो 5 नंबर पे आते हैं चतुर्भुज दास। क्या नाम है? चतुर्भुज दास, मतलब चतुर यानी 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं वाले इनकी रचना का क्या नाम है? तो यहां ध्यान रखना, षड ऋतु की वार्ता। ठीक है ना, ये ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है, षड ऋतु की वार्ता। तो आपको ऐसे ध्यान रख लेना है, चतुर यानी 4, चतुर यानी 4 होता है और षड यानी 6 संख्या पे है। चतुर्भुज की 6 ऋतु, चतुर्भुज की 6 ऋतु, तो इस तरह से याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दास, चतुर्भुज दास, इसके बाद में एक दास और हैं जिनका नाम है नाभा दास। कौन है? नाभा दास। तो नाभा दास की कौन सी रचना है ये तो आप सब जानते होंगे, और वो रचना है कौन सी? अष्टयाम। ठीक है ना, तो अष्टयाम ये नाभा दास की रचना है, और भक्तमाल है वो भी आप जानते ही हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रज भाषा गद्य की। ठीक है, चलिए नंबर 7 में नाभादास दास की बात है, तो एक और आते हैं जिनका नाम है प्रियादास। क्या नाम है? प्रियादास। प्रियादास है तो प्रिया करती सेवा, तो इसका मतलब है, तो यहां पर सेवक, क्या ध्यान रखना, सेवक चरित्र। ओके, तो प्रियादास जिनकी जो रचना है वो कौन सी है? सेवक चरित्र। तो प्रिया करती सेवा, प्रिया सेवक, ऐसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नंबर 8, तो दास दास, चतुर्भुज दास, नाभा दास, प्रियादास। अब बारी आती है, एक दास और हैं जिनका नाम है वैष्णव दास। क्या नाम है? वैष्णव दास। ठीक है, तो वैष्णव क्या है? भक्त हैं, तो इनकी रचना है भक्तमाल प्रसंग। भक्तमाल प्रसंग। अब यहां आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखना। भक्तमाल, अगर केवल भक्तमाल पूछा जाता है तो भक्तमाल रचना है नाभादास की। किसकी है? नाभादास की। तो भक्तमाल नाभादास की अष्टयाम भी है, लेकिन भक्तियाम भी जो रचना है वो किसकी? नाभादास की है। भक्तमाल प्रसंग जोड़ दिया, तो भक्तमाल प्रसंग है वो किसकी है? वैष्णवदास की है। ठीक है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस जो क्लियर रखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जहां मैं विशेष बात बता रहा हूं उनको थोड़ा सा नोट डाल के लिख लिया करो, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। नंबर 9, इसके बाद में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बनारसी दास। कौन है? बनारसी दास। बनारसी दास के 2 ग्रंथ हैं, वो ध्यान रखने हैं दोनों हमें। एक तो इनके नाम से ही है, जिसका नाम है बनारसी विलास। क्या नाम है? बनारसी विलास। ठीक है, दूसरी की बात करें तो दूसरी इनकी रचना है वचनिका की अनुगति। वचनिका की अनुगति। ठीक है ना, 2 हो गए, एक बनारसी विलास, दूसरी वचनिका की अनुगति। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? बनारसी दास की हैं। नंबर 10, बनारसी दास के बाद में बारी आती है किसकी? सुखदेव मिश्र की। ठीक है, सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र का ये ध्यान रखना, सुख दो पिंगला, पिंगला जानते ही हो, तो इनका है पिंगल ग्रंथ। ओके, पिंगल ग्रंथ, सुख दो पिंगला का। चलिए 11 नंबर लास्ट एक और याद रख लेना, और ये विशिष्ट हैं साहब, जिनका नाम है लल्लू लाल। लल्लू लाल की 2 रचनाएं, कौन कौन सी? एक तो है राजनीति। ठीक है, राजनीति, और दूसरी जो है वो है माधव विलास। अब इसको माधव विलास कह दो या माधव विलास, एक ही बात है। ठीक है ना,
तो माधव विलास भी कह सकते हैं, माधव विलास भी एक ही बात। लेकिन विशिष्ट बात क्या है कि दोनों रचनाएं हैं जो ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित रूप है इसमें। तो इसको विशिष्ट तौर पे हम गद्य साहित्य, वैसे मैंने आपको बता दिया है, गद्य साहित्य में शामिल कर सकते हैं, कुछ करते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से चंपू हो गया। ब्रज भाषा का गद्य भी है इसमें और पद्य भी है, दोनों मिश्रित हैं। तो जब हम गद्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लल्लू लाल एक तो राजनीति और एक माधव विलास, जो दोनों ऐसी रचनाएं हैं जिसमें ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे मौलिक ग्रंथ रहे हैं। ठीक है, मौलिक का मतलब इसमें किसी की सहायता नहीं ली गई, ये खुद के द्वारा लिखित हैं। तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक बार रिपीट करो जरा। चतुर्भुज दास जिनकी षड्ऋतु की वार्ता, नाभादास जिनकी अष्टयाम, प्रियादास सेवक चरित्र, वैष्णवदास भक्तमाल प्रसंग, बनारसी दास बनारसी विलास और वचनिका की अनुगति, ये हो जाएगा। इसके बाद में सुखदेव की बात करें तो पिंगल ग्रंथ है, लल्लू लाल की एक राजनीति और एक माधव विलास, ये ब्रजभाषा गद्यपद मिश्रित ग्रंथ हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारी जो मौलिक ग्रंथों की बात है वो समाप्त होती है। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया दूसरा भाग कौन सा है, टीकाओं के रूप में लिखित ग्रंथ हैं और एक अनुदित ग्रंथ है। ठीक है ना। लेसन थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आज केवल मौलिक ग्रंथ है ये मैंने आपको बता दिए हैं। टीकाओं के रूप में जो लिखित कौन कौन से हैं, उसके बाद में अनुदित कौन कौन से हैं, ये आपको नेक्स्ट लेसन में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट लेसन बहुत जल्दी आने वाला है आपके लिए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।